बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 28 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का। सोशल मीडिया सार्फिन का एहतजाज बिलाखिर रंग ले आया। आप में से बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई। शुएब अख्तर से बदतमीज़ी करने वाले सरकारी टीवी के स्पोर्ट्स प्रोग्राम के एंकर डॉक्टर नुमान नियाज़ को फौरी तौर पर ऑफ एयर कर दिया गया है। बरतरफ किया जाएगा या नहीं, इस हवाले से भी हतमी फैसला होना बाकी है। और इस सारे मामले पर ना सिर्फ नुमान नियाज़ बल्कि शुएब अख्तर को भी ऑफ एयर कर दिया गया है। यानी शुएब अख्तर भी किसी प्रोग्राम का, स्पोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती। ऐसी फुटेजेस जो पीटीवी पर बराह रास्त चली ही नहीं, आज वो सारी फुटेजेस भी निकलवाई गई। और इस हवाले से क्या तय हुआ है, डॉक्टर नुमान नियाज़ कितने ताकतवर हैं, उनके पास एक वक्त में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुल कितने ओहदे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आज आपके सामने कुछ होशरुबा तफसीलात रखूंगा। और इसके साथ साथ कालादम जमात का मार्च इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है। एंड इन लम्हात में जब ये मार्च जारी है और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस में क्या कर रहे थे, वो भी तफसीलात फुटेज के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं सरकारी टीवी के प्रोग्राम एंकर के हवाले से, यानी डॉक्टर नुमान नियाज़ के हवाले से। उनका अफसोसनाक रवैया सब ने देखा, जिसके बाइस आज उन्हें फौरी तौर पर ऑफ एयर कर दिया गया है। आज वाक़े से मुताल्लिक तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम की गई थी, जिसका इजलास हुआ एमडी पीटीवी की सरबराही में। उनसे बड़ा है ओहदा एमडी पीटीवी का, तो उनकी सरबराही में ये इजलास हुआ। इजलास के दौरान ऑफ एयर फुटेजेस और ऑन एयर दोनों फुटेजेस का जायज़ा लिया गया। आपको याद होगा जब डॉक्टर नुमान नियाज़ ने कहा कि टेक अ ब्रेक, और वो ब्रेक की तरफ चले गए जब उन्हें पता चल गया कि द डैमेज हैज़ बीन डन और अब क्लिप वायरल होना है और मेरी तो वॉट लग जाएगी, और यहाँ पर शुएब अख्तर भी वॉट लगाने के मूड में है, तो उन्होंने कहा टेक अ ब्रेक। उस ब्रेक के दौरान क्या हुआ, किस तरह से इस सारे मामले को दबाने की कोशिश की गई और इस सारे वाक़े को ड्रामा करार देने की एक प्लानिंग की जा रही थी। ऑब्वियसली वो बेशक इसीलिए थी कि यार मुल्क की साख बचाएं, इज़्ज़त बचाएं, बिकॉज सारे बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स बैठे हैं। फिर इंग्लिश में ये प्रोग्राम था, तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ नशरियात देखी जा रही थी वहाँ पर गया है, तो ऑब्वियसली यही डिस्कशन थी कि यार किसी तरह से डैमेज को रिपेयर किया जाए। तो ऑफ एयर जो फुटेज थी वो भी बड़े काम की फुटेज है, उसमें क्या आर्गूमेंट्स हो रहे थे आज उसको भी सारा देखा गया। और ज़राए के मुताबिक इस इजलास में जो पीटीवी की इंतज़ामिया है वो नुमान नियाज़ के रवैये से एक तो नाला है, अफसोस का इजहार भी किया उन्होंने। साथ ही अपनी जो इब्तदाई रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया उसमें नुमान नियाज़ को कसूरवार करार दिया गया है। इंतज़ामिया के मुताबिक नुमान नियाज़ के रवैये की वजह से ना सिर्फ स्टेट टेलीविज़न बल्कि कौमी स्टार का वकार भी मजरूह हुआ। इंक्वायरी कमेटी ने सिफारिश की है कि उन्हें फौरी तौर पर स्पोर्ट्स प्रोग्राम की मेज़बानी से हटा दिया जाए और ऑफ एयर कर दिया जाए। और डॉक्टर नुमान नियाज़ पीटीवी में कितने ताकतवर हैं, क्या वो ये फैसला मानेंगे या नहीं, उनके पास कितने ओहदे हैं, ये हैरानकुन मालूमात अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा दस्तावेज़ात के साथ। लेकिन उससे पहले इंतज़ामिया की तरफ से ऑफ एयर किए जाने की सिफारिश आते ही जो पीटीवी का स्पोर्ट्स प्रोग्राम है उसे नशर होने से रोक दिया गया है, यानी मुतबादल एंकर पर्सन लाए जाने तक ये प्रोग्राम ऑन एयर नहीं हो रहा। आखिरी इतला तक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करने बैठा हूँ तो उससे पहले प्रोग्राम की बजाय अभी तक वहाँ पर सिर्फ इश्तिहारात चलाए जा रहे हैं और कुछ पैकेजेस चलाए जा रहे हैं। यानी 6 बजे जो मामूल की ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है वो अभी तक शुरू नहीं हुई थी, और वो सारा जो पैनल बैठता है जिसमें सारे स्टार्स शामिल हैं वो पैनल भी नहीं है। इस हवाले से पीटीवी की इंतज़ामिया की जानिब से एक ऑफिशियल बयान जारी किया गया है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। पीटीवी इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पीटीवी स्पोर्ट्स पर होने वाले वाक़े की इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ को ऑफ एयर करने का फैसला किया है। जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती और वाक़े से मुतालिक हक़ाइक़ वाज़े नहीं हो जाते, इस दौरान दोनों अफराद पीटीवी के किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न इंतज़ामिया, यानी ये पाबंदी सिर्फ नुमान नियाज़ पर नहीं है, ये शुएब अख्तर के ऊपर भी होगी। तो अभी एट द मोमेंट इतला ये भी आ रही है कि डॉक्टर नुमान नियाज़ इस फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास अथॉरिटी इतनी है कि वो ये जताना चाह रहे हैं कि मेरे बगैर ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। यहाँ पर आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि डॉक्टर नुमान नियाज़ के पास पीटीवी में एक नहीं, दो नहीं,
बल्कि 5 ओहदे हैं और सारे बड़े ओहदे, सारी एग्जेक्टिव पावर्स उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं और हर महीने कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन जारी होता था जिसमें लिखा जाता था कि फ़लाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उन्हें तमाम फाइनेंशियल पावर्स इस्तेमाल करने का इख्तियार दे रही है। एग्जेक्टिव पावर्स तो थी, साथ में सारी फाइनेंशियल पावर्स भी वो इख्तियार कर रहे हैं। उनके पास हेड ऑफ पीटीवी ग्लोबल का चार्ज, उसके साथ फिर डायरेक्टर स्पोर्ट्स का चार्ज, फिर डायरेक्टर एकेडमी, ट्रेनिंग एकेडमी का चार्ज, और न जाने कौन कौन से ओहदे थे और कौन उन्हें ये ओहदे देता था। यही वजह थी कि साबिक वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने जब ये चार्ज संभाला था पीटीवी का, तो जब उन्होंने देखा कि यार एक बंदे के पास इतने इतने ओहदे और मोटी मोटी तनख्वाहों वाले, तो ज़रूरत क्या है, तो उन्होंने डॉक्टर नुमान न्याज़ को फारिग कर दिया था, हटा दिया था। और इस बात का जिक्र खुद शिबली फराज ने वज़ीर आज़म और दीगर काबीना अरकान के सामने उस वक्त किया जब तमाम हुकूमती अरकान और जो सीनियर मेंबर्स थे वो भी डॉक्टर नुमान न्याज़ के रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें बरतरफ करने का मुतालबा कर रहे थे। ऑब्वियसली ये बरतरफ़ी का मुतालबा फवाद चौधरी से ही था और उनसे ये किया, प्रेशर था एक तरह से उनके ऊपर कि आप इसे बरतरफ करें या हटाएं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा था। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने यह सवाल उठाया था कि पीटीवी में नुमान न्याज़ को इतने ज़्यादा ओहदे यानी 5 ओहदे किसने और क्यों दिए हैं और इतने ज़्यादा इख्तियारात के साथ। तो जवाब में शिबली फराज ने कहा था कि मैंने नुमान न्याज़ को फारिग कर दिया था लेकिन वो वापस आ गए। ये एक माफिया का हिस्सा है, ये शिबली फराज का कहना है, हुकूमती वज़ीर का, कि ये एक माफिया का हिस्सा है लेकिन ये वापस आए। तो पीटीवी के जो वुज़रा थे और सीनियर मेंबरान थे उनका दबाव था फवाद चौधरी साहब पर कि इन्हें फौरी हटाया जाए। बरतरफ़ी तक मामला जा रहा था लेकिन अभी तक सिर्फ ऑफेयर किया गया है, बरतरफ़ी होगी या नहीं इस हवाले से जब फाइनल तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। जो भी अपडेट होती रहेंगी इस हवाले से मैं आपको बताता रहूँगा। अभी शुएब अख्तर साहब को भी बुलाना है इस कमेटी ने, उनका वर्जन भी जानना है कि वो इस सारे मामले में क्या राय रखते हैं। ऑफ एयर ऑन एयर फुटेजेस में उनका भी काफ़ी हद तक किरदार था, तो वो किस तरह से बताएंगे इस कमेटी के सामने, तो वो भी आपको अपडेट करूँगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कालादम जमात टीएलपी के लॉन्ग मार्च के हवाले से। ये मार्च आहिस्ता आहिस्ता अब गुजरावाला तक पहुंच गया, यानी इस्लामाबाद रावलपिंडी से ज़्यादा फासले पर नहीं है। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान जो झड़पें हैं, रिवायती झड़पें, वो भी इस वक्त जारी हैं और उनके नतीजे में लोग मर रहे हैं। पुलिस वाले भी शहीद हो रहे हैं और उधर से उनके लोग भी आए दिन वो अपना क्लेम कर रहे हैं कि जनाब हमारा टीवी पर कोई दिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है, हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं सुनाता। वो भी अपने ज़ख्मी और जांबाज जो कारकुनान हैं उनकी वीडियोस शेयर कर करके बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो खैर जो पुलिस के शोहदा हैं उनकी तादाद अब तक 5 हो चुकी है और 250 से ज़ायद अहलकार इस वक्त ज़ख्मी हैं। एहतजाज के बाइस लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों की जो अहम शराहें हैं वो बंद हैं। जहाँ जहाँ से ये काफ़िला गुजर रहा है मोबाइल नेटवर्क जाम किया गया है। फिर लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान मुतादिद ट्रेनें वो बंद कर दी गई हैं, ट्रेन सर्विस बंद है। फिर मेट्रो सर्विस भी जुज़वी तौर पर कहीं कहीं बंद की गई है, वो भी नहीं चल रही। तो आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सारे मामले में जो ख्वारी असल में हो रही है वो आवाम की हो रही है। जीटी रोड पर आज मैंने मंजर देखे, एक टीवी चैनल पर ख़बर चल रही थी कि बारात लेकर जाने वाला जो दूल्हा था वो भी बेचारा इसी धरने में फंस गया। मतलब इससे बड़ी ज़्यादती दूल्हे के लिए बेचारे क्या होगी कि आज के दिन फंस गया। वो तो भला बारातियों का कि उन्होंने दूल्हे को गाड़ी से निकाल कर फिर कंधे पे सवार किया और जो झेलम का पुल था वो उन्होंने इसी तरह से क्रॉस किया है। दूल्हे को कंधे पे उठाया हुआ है और झेलम का पुल क्रॉस कर रहे हैं कि दूल्हा बेचारा आज रह ना जाए, कहीं ये सारी ज़िंदगी का इसका अरमान बन जाएगा। खैर कालादम जमात की ये जो सरगर्मियाँ चल रही हैं, हुकूमत इन्हें मिलिटेंट सरगर्मियों के साथ जोड़ रही है और ये कह रही है कि ये मिलिटेंट विंग बन चुका है और इसको सपोर्ट मिल रही है भारत की तरफ से। वो सपोर्ट क्या है? वो ये है, हुकूमत का ये वर्जन है कि जैसे ही इनका कोई ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलता है या कोई मार्च शुरू होता है तो सारे ट्रेंड्स जो हैं वो इंडियन अकाउंट से शुरू हो जाते हैं और इनका नैरेटिव जो है वो फैलाया जाता है। अब इसमें किस हद तक सदाकत है, हुकूमत इस बारे में तफसीलात जल्द सामने लाने का इरादा भी रखती है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया है। इस सारे मामले में जब ये सारा कुछ हो रहा है तो वज़ीर आज़म की मसरूफियत क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो मैं अभी आगे चल के आपको फुटेज के साथ दिखाता हूँ। लेकिन कल मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो एपेक्स कमेटी है यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी,
उसका अहम इजलास तलब कर लिया गया है। आर्मी चीफ भी इस इजलास में यकीनन मौजूद होंगे, DGISI भी बुलाए गए हैं, फिर साथ में खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदे जो लम्हा बलम्हा इस सारे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं वो भी अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। मामला मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होना है या फिर रियासत को ताकत का और भरपूर ताकत का इस्तेमाल करना है, इसका फ़ैसला कल दिन 12 बजे होना है। कल 12 बजे ये NSC का इजलास बुलाया गया है और उसमें डिसाइड हो जाएगा कि जनाब किस तरह से डील करना है। और दूसरी तरफ इस सारे मामले के दौरान तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। मुश्किल सूरत हाल है लेकिन मुज़ाकरात हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जो फ्रांस का सफारत खाना बंद करने के हवाले से या सफ़ीर के ख़िलाफ़ कोई इंतहाई इकदाम उठाने के हवाले से इनकार कर दिया है और साद रिजवी की रिहाई के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि एहतजाज ख़त्म करें, तो उससे मशरूत की गई है साद रिजवी की रिहाई कि अगर रिहा कराना है तो अपना एहतजाज ख़त्म करें। अभी तक रिहाई का कोई फ़ैसला नहीं हुआ लेकिन मशरूत किया गया है ज़राए के मुताबिक। इन लम्हात में जब ये सब कुछ हो रहा है, ये नामूस रिसालत के हवाले से आवाज़ें उठाई जा रही हैं, ये खून खराबा भी हो रहा है, शोर शराबा भी हो रहा है, तो लोगों की नज़रें हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ। तो आज ठीक उसी वक्त वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी पर पेशरफ्त से मुताल्लिक जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि इखलाकी इक़दार की बेहतरी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा रहनुमाई का बेहतरीन ज़रिया है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में नौजवानों को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक आगाही देनी होगी और इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है अपने आप को, मतलब किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सबसे अच्छा, सबसे बड़ा आशिक़ रसूल हूँ, लेकिन लोगों को क्लियर एक डायरेक्शन तो मिल जाती है, पता तो चल जाता है कि यार हुक्मरान की क्या डायरेक्शन है, क्या सोच है, किस तरफ वो जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे प्रूव करने की किसी को ज़रूरत है, लेकिन जहाँ पर रियासत की, मुल्क की अपनी मजबूरियाँ हैं, कुछ अपने तौर तरीके हैं, एक रिवायत के तौर पे चलना पड़ता है, तो वहाँ पर मेरा ख्याल है मामलात को थोड़ा अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना होगा। हुकूमत के कुछ वज़रा भी अलग अलग किस्म के बयान दे रहे हैं। आज आमिर लियाकत ने आगे कहा कि गलत तरीके से इसे डील किया गया, मुझे बुलाएं, मैं इस मामले को हल करके देता हूँ, मुझे इस्तेमाल करें, ये आमिर लियाकत ने कहा। फिर फैसल वाडा ने भी कहा कि जो वज़रा हैं वो ऑन करें, ज़िम्मेदारी लें उस मुआहदे की जो उन्होंने TLP के साथ किया था और इस सारे मामले का मलबा या ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर ना डालें। ऑल्दो कि वो ट्वीट फिर बाद में डिलीट हो गया, लेकिन वज़रा के दरमियान भी मुतज़ाद किस्म के या हुकूमती आला शख्सियात के दरमियान भी एक कशमकश चल रही है। देखते हैं आगे कब तक ये मामला जारी रहेगा और कब अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन एक अच्छी खबर तो मैं अभी आपको बता देता हूँ और वो है इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी के हवाले से, यानी डॉलर के U-टर्न के हवाले से। आज भी डॉलर सस्ता हुआ। पहले कई दिनों से अपवर्ड ट्रेंड हमने देखा कि डॉलर ऊपर चला गया, जनाब ऊपर जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब डॉलर नीचे आना शुरू हुआ। सऊदी पैकेज के नतीजे में कल 2 रुपये के करीब सस्ता हुआ, आज 58 पैसे सस्ता हुआ और 172 रुपये 20 पैसे का हो चुका है $1। तो सऊदी अरब की जानिब से जो रकम दी गई है या मदद की गई है, ये बेसिकली मदद नहीं है। इस हवाले से आप में से बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि शायद हमें फ़ंड मिल गए, भीख की सूरत में मिल गया। तो ना ये इमदाद है ना ये भीख है। बेसिकली पाकिस्तान डिपॉजिट के बदले 3.2% सालाना हम सऊदी अरब को अदा करने के पाबंद हैं, असल रकम के साथ 3.2%। तो बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि शायद भीख मिल गई या मदद मिल गई तो उसके बदले में भी हमें कुछ ना कुछ देना है, तो दिस इज़ नॉट भीख, एक तरह से कर्ज़ है जो हमें वापस करना है। तो पहले भी हमें 3 अरब रुपए का कैश डिपॉजिट दिया था सऊदी अरब ने, लेकिन ये अलग बात है कि वो फिर हमें वापस करना पड़ा, जो कि करना ही था। $2 अरब से ज़ायद हम वापस कर चुके हैं। वो जब दोनों ममालिक के दरमियान थोड़ी ताल्लुकात कशीदा हो गए, सर्द महरी की सी कैफियत हो गई, तो सऊदी अरब ने अपना रकम वापस मांगी, फिर पाकिस्तान को देनी पड़ी। $2 अरब से ज़ायद अदायगी की हमने, चीन से ली या जहाँ से भी ली, लेकिन हमने अदायगी की। तो अभी भी ताल्लुकात थोड़े बेहतर नौयत के जाते दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से रकम वापस मिली है पाकिस्तान को और डेफर पेमेंट पे पेट्रोल की सहूलत भी मिल रही है, तो लगता है कि ताल्लुकात बेहतर हैं। लेकिन फिर अगर कभी ज़रूरत पड़ी वापस करने पड़े तो हमारे रिज़र्व अच्छे खासे हैं। आज स्टेट बैंक ने बताया कि $23 अरब हमारे पास इस वक्त स्टेट बैंक के पास है। तो मुल्क की तारीख के बुलंद तरीन रिज़र्व, इसका असर कुछ आवाम पे हो जाए तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाए। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।